भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है नया परमाणु अधिनियम। कमजोर किए गए हैं नागरिक और पर्यावरणीय सुरक्षा तथा जवाबदेही। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। संसद द्वारा पारित नए परमाणु विधेयक, जिसका शीर्षक भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति शांति है, को 20 दिसंबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही ये देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बन गया है। बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया बढ़ते जलवायु संकट को लेकर बहुत चिंतित है, जो विनाशकारी स्तर तक पहुंचने का खतरा दरपेश कर रहा है, परमाणु समर्थक लॉबी आक्रामक रूप से परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में पेश कर रही है। हालांकि ऊर्जा के किसी भी वास्तविक हरित स्रोत के मानदंडों में स्थिरता, स्थापना और डीकमिशनिंग की लागत, उत्पादन की लागत और मानवीय परिणाम शामिल है। परमाणु ऊर्जा इनमें से कई मामलों में विफल रहती है। परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, यूरेनियम खनन और परिवहन से लेकर संवर्धन, रिएक्टर स्थापना, बिजली उत्पादन और दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन तक। रेडियोधर्मी कचरे को संभालने के लिए एक फुलप्रूफ प्रणाली आवश्यक है, फिर भी ये विश्व स्तर पर अनसुलझा है। इसके अलावा परमाणु संयंत्रों को बंद करने की भारी लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये देखते हुए कि परमाणु ऊर्जा स्वाभाविक रूप से खतरनाक है, कोई भी दुर्घटना गंभीर परिणाम दे सकती है। ऐसी स्थितियों में प्रभावित समुदायों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट (IDPO) द्वारा किए गए एक अध्ययन, जिसका शीर्षक जादूगोड़ा यूरेनियम खदानों के आसपास रहने वाले लोगों पर स्वास्थ्य प्रभाव था, में स्थानीय आबादी के बीच खतरनाक स्वास्थ्य प्रभावों का खुलासा हुआ। इनमें जन्मजात विकृतियां, विकृत बच्चे, प्राथमिक बांझपन, कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियां शामिल थीं। ये स्थितियां उसी जातीय पृष्ठभूमि और समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक थीं, जो खदानों से 30 किलोमीटर से अधिक दूर रहते थे। भारत ने 1950 के दशक की शुरुआत में ही परमाणु ऊर्जा को अपनाना शुरू कर दिया था। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IA) ने अनुमान लगाया था कि भारत सन 2000 तक 23,500 मेगावाट 43.5 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा। हालांकि फरवरी 2025 तक वास्तविक उत्पादन केवल 8,180 मेगावाट है। नतीजतन परमाणु ऊर्जा भारत के कुल बिजली उत्पादन में 2% से भी कम का योगदान देती है। अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 505 गीगावाट थी। अलग अलग स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था: थर्मल पावर 44.53%, पनबिजली 9.97%, नाभिकीय ऊर्जा 1.74%, नवीकरणीय ऊर्जा, पवन, सौर, बायोमास, कचरा आदि 38.64% और खनिज तेल और गैस 4.10%। इस खराब प्रदर्शन के बावजूद भारत सरकार अपने नाभिकीय ऊर्जा मिशन के जरिए 2047 तक नाभिकीय क्षमता को 100 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक बढ़ाने का इरादा रखती है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी MV रमना ने कहा है कि ऐसा लक्ष्य बहुत मुश्किल और शायद असंभव है। वह आगे बताते हैं कि विश्व स्तर पर बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा 1997 में 16.7% से घटकर 2022 में सिर्फ 9.2% रह गया है। वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की लागत 36 से 44 अमेरिकी डॉलर प्रति मेगावाट घंटा (MWH) के बीच है, जबकि ऑनशोर पवन ऊर्जा की लागत 29 से 56 अमेरिकी डॉलर प्रति MWH है। इसके विपरीत नाभिकीय ऊर्जा की लागत 112 से 189 अमेरिकी डॉलर प्रति MWH के बीच है, जो नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को बंद करने की लागत, जिसमें कचरा प्रबंधन भी शामिल है,
आमतौर पर 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक होती है। बंद करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 20 साल लगते हैं। हालांकि ये और भी बढ़ सकती है। एक और गंभीर चिंता न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर हथियारों के बीच अटूट संबंध है। जैसा कि एम.वी. रमना बताते हैं, तकनीकी रूप से कहें तो न्यूक्लियर रिएक्टर होने का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की ज्यादा क्षमता होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट को उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसलिए उन्हें सीधे और सख्त सरकारी नियंत्रण की जरूरत होती है। कोई भी ढिलाई विनाशकारी साबित हो सकती है। शांति अधिनियम निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर उत्पादन में पूरी तरह से प्रवेश की अनुमति देकर इन आवश्यकताओं के सीधे विपरीत प्रावधान करता है। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंडिया (एपोई) और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनपीएम) के एक विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि ऐसा खुलापन बेहद खतरनाक है और परमाणु घटनाओं और दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। निजी संस्थाओं को विखंडनीय और अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थों पर परिचालन नियंत्रण देने के विनाशकारी और अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां, जो मुख्य रूप से मुनाफे के मकसद से चलती हैं, सुरक्षा और संरक्षा के मामले में समझौता करने की ज्यादा संभावना रखती है। ये अधिनियम साफ तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, मजदूरों के अधिकारों और प्रभावित समुदायों की भलाई के बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देता है। इस अधिनियम के तहत जवाबदेही के प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त है। प्रति दुर्घटना 46 करोड़ अमेरिकी डॉलर (3,910 करोड़ रुपए) की सीमा का संभावित नुकसान से कोई संबंध नहीं है। ये सोचना भी मुश्किल है कि किसी भी नाभिकीय आपदा की गंभीरता की परवाह किए बिना देनदारी पर कोई सीमा लगाई जाए, खासकर इतनी कम। एफओई और एनपीएस के विश्लेषण के अनुसार ये राशि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को दिए गए 47 करोड़ मुआवजे से भी कम है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह के कानून में प्रति दुर्घटना वित्तीय देनदारी 10.5 अरब डॉलर तय की गई है। शांति अधिनियम ने उस पुराने प्रावधान को भी हटा दिया है, जो ऑपरेटरों को उपकरण सप्लायरों से मुआवजा मांगने की अनुमति देता था। नतीजतन, अगर खराब डिजाइन या घटिया उपकरणों के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो आपूर्ति देनदारी से बच जाएंगे, जबकि बोझ भारतीय करदाताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा, ये अधिनियम मुआवजे के दावों को दाखिल करने की समय सीमा को घटाकर 3 साल कर देता है, जबकि पहले संपत्ति के नुकसान के लिए 10 साल और व्यक्तिगत चोट के लिए 20 साल का प्रावधान था। ये प्रतिबंधात्मक समय सीमाएं कई वास्तविक पीड़ितों को बाहर कर देंगी, जिन्हें रेडियोधर्मी एक्सपोजर के सालों बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ये अधिनियम प्रभावित समुदायों, नागरिक समाज संगठनों और यहाँ तक कि राज्य सरकारों को भी लापरवाही से संबंधित परमाणु दुर्घटनाओं के मामलों में सीधे आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। केवल केंद्र सरकार या परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये व्यक्तियों और समुदायों के न्यायिक राहत पाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, खासकर जब परमाणु दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बात परमाणु विरोधी कार्यकर्ता सौम्या दत्ता ने कही। फुकुशिमा या चेरनोबिल जैसी बड़ी आपदा की स्थिति में आर्थिक परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डाल सकते हैं। फुकुशिमा की सफाई और प्रतिक्रिया की लागत पहले ही 182 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है।